नमस्कार प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले वीडियो में जो है पढ़े थे संवेग। संवेग पे जो है हम लोगों ने पढ़े कि संवेग किस भाषा का शब्द है। संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मोटिवेशन कहते हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है। और जो है इस संवेग का मतलब क्या है, उत्तेजित होना या हिला देना। इस प्रकार हम संवेग पढ़े। संवेग पर पहला अध्ययन जो है किसने किया, तो विलियम मैकडूगल ने किया। मैकडूगल ने संवेगों की संख्या कितनी बताई थी, तो 14 बताई थी। जैसे प्रेम, भय, क्रोध आदि ये सब संवेग बताए थे। और जब संवेगों की संख्या 14 होती है तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। इसी के क्रम में आज जैसा कि बोर्ड पर मेंशन है, संवेगों की विशेषताएं क्या होती हैं और मूल प्रवृत्ति की क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी जो है हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो देखो, विशेषताएं में पहले हम लोगों जो है संवेग की विशेषताएं पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं पढ़ेंगे। देखो, पहली विशेषता है संवेग की। संवेग की पहली विशेषता है, देखो, संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। उत्पत्ति संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है तथा मूल प्रवृत्तियां आवश्यकताओं से जन्म लेती है। पहली विशेषता है कि संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है और मूल प्रवृत्ति जो है यह आवश्यकताओं से जन्म लेती है। दूसरी विशेषता है संवेगों की उत्पत्ति अचानक होती है। उत्पत्ति अचानक होती है पर जाती धीरे धीरे है। जाती धीरे धीरे है। इतनी बात समझ में आई। तीसरी विशेषता देखो, तर्क कल्पना बुद्धि से संवेगों का कोई संबंध नहीं होता। तर्क कल्पना बुद्धि का संवेगों से कोई संबंध नहीं होता। अगली विशेषता है, प्रत्येक संवेग के पीछे कोई न कोई भावना अवश्य होती है। भावना अवश्य होती है। अगली विशेषता देखिए, संवेगों के द्वारा शारीरिक
मानसिक संवेगों के द्वारा शारीरिक मानसिक दशा में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है। ये मुख्यतः 5 विशेषताएं हैं। देखिए, संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है और मूल प्रवृत्तियां आवश्यकताओं को जन्म देती हैं। पहली यह विशेषता है। दूसरी विशेषता है संवेगों की उत्पत्ति अचानक होती है, पर जाती है संवेग जो है जाते धीरे धीरे है। अगली विशेषता है कि तर्क, कल्पना, बुद्धि का संवेगों से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कोई संबंध नहीं होता है। अगली विशेषता, प्रत्येक संवेग के पीछे कोई ना कोई भावना अवश्य होती है। अगली विशेषता देखिए, संवेगों के द्वारा शारीरिक मानसिक दशा में परिवर्तन किया जा सकता है। ये मुख्यतः 5 विशेषताएं संवेगों की होती हैं। इसी के क्रम में अब हम लोग मूल प्रवृत्तियों की विशेषता जानते हैं। देखो, मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं ये जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, यानी देखा संवेग जो होते हैं ये जन्मजात नहीं होते हैं, लेकिन मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं। दूसरी विशेषताएं हैं कि मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक पशु में जो है ये मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्तियों के ही द्वारा जैसे बिल बनाना, घोंसला बनाना, भोजन की तलाश में इधर उधर जाना, ये सार्वभौमिक है। सभी व्यक्तियों में, सभी पशु पक्षी जीव जंतु मानव आदि में जो है ये मूल प्रवृत्तियां होती हैं। अगली देखिए विशेषता क्या है। अगली विशेषता है संवेग। मूल प्रवृत्तियां संवेगों से उत्पन्न होती हैं। मूल प्रवृत्तियां संवेगों से उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती हैं। अगली विशेषता है मूल प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। नष्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। अगली विशेषता देखिए, मूल प्रवृत्तियों। अगली विशेषता है कि मूल प्रवृत्तियों को कोई न कोई, मूल प्रवृत्तियों, यहां लिख देते हैं, मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को कोई न कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये जो है संवेग की विशेषताएं हैं और ये जो है मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं। इसी के क्रम में हम ये भी कह सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए, मूल प्रवृत्तियां या संवेगों के विषय में नोट करके लिख लीजिए। सभी प्रकार की जन्मजात क्रियाएं मूल प्रवृत्तियां या संवेग नहीं होते हैं। यानी मैंने एक पॉइंट लिखा है, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, लेकिन सभी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां
जन्मजात नहीं होती हैं, जैसे छींक आना, आंखें बंद हो जाना, प्याज काटते समय आंखों से आंसू बहना, ये सब जो है मूल प्रवृत्तियां नहीं हैं, जबकि ये क्या है, तो ये सहज क्रिया होती है। क्या होती है? सहज क्रिया होती है, जिसे हम सहज क्रिया कहते हैं। जैसे छींक आना, आंखें बंद हो जाना, प्याज काटते समय आंखों से आंसू बहना, ये सब क्या है, तो ये सब सहज क्रिया है। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम लोग रफ करते हैं। देखिए, देखो देखो संवेगों के प्रकार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। जैसे मैकडूगल ने तो आपको बताया कि 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। कितने? 14 प्रकार के। ऐसे ही मनोवैज्ञानिक एक हैं जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने संवेगों की संख्या 3 बताई है। कितनी बताई है? 3 बताई है। देखो कौन कौन से 3। पहला इन्होंने बताया प्राथमिक संवेग, दूसरा बताया द्वितीयक संवेग, द्वितीयक, और तीसरा तृतीयक कृत्रिम। तृतीयक या कृत्रिम संवेग। अब देखो प्राथमिक संवेग कौन होते हैं? प्राथमिक संवेग जैसे प्रेम, भय, क्रोध, दया। प्रेम, भय, क्रोध और दया, ये सब कैसे संवेग हैं? तो ये सब प्राथमिक संवेग हैं। प्रेम, भय, क्रोध और दया, ये प्राथमिक संवेग हैं। द्वितीयक संवेग कौन होते हैं? जो प्राथमिक से उत्पन्न हो। प्राथमिक से उत्पन्न हो वो द्वितीयक होते हैं। यानी प्रेम से, मैंने देखा लिखा है ना, प्राथमिक संवेग प्रेम, भय, क्रोध, दया। द्वितीयक में लिखा है जो प्राथमिक से उत्पन्न हो, यानी प्रेम से जो उत्पन्न हो, या भय से जो उत्पन्न हो, या क्रोध से जो उत्पन्न हो, या दया से जो उत्पन्न हो, वो द्वितीयक संवेग कहलाते हैं। और तृतीयक जो संवेग होते हैं, इन्हें जब प्राथमिक संवेगों को बार बार अनुभव किया जाए, बार बार अनुभव किया जाए तो ये तृतीयक या कृत्रिम संवेग बन जाते हैं। इस प्रकार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जेपी गिलफोर्ड ने संवेग कितने प्रकार के बताए हैं? तो 3 प्रकार के बताए हैं। कौन से? प्राथमिक संवेग, द्वितीयक संवेग और तृतीयक या कृत्रिम संवेग। इतनी बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, एक मनोवैज्ञानिक गेट्स हैं। इन्होंने संवेगों की संख्या 5 बताई है। जैसे मैकडूगल ने 14 बताई थी, जेपी गिलफोर्ड ने 3 बताई है, ऐसे गेट्स ने कितनी बताई है? 5 बताई है। देखो कौन सी? पहला प्रेम, भय, दया
प्रेम, भय, दया, कामुकता, क्रोध। ये जो है 5 प्रकार के संवेग गेट्स ने बताए हैं। उसी के क्रम में एक मनोवैज्ञानिक रास हैं, रास महोदय ने संवेगों की संख्या 3 बताई है। और वो 3 संवेग कौन कौन से हैं देखिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 प्रकार के संवेगों की संख्या रास महोदय ने बताई है। इतनी बात समझ में आई होगी। इसी के क्रम में हम लोग जो है अब जब नेक्स्ट देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि बालकों और जो है वृद्धों के संवेगों में अंतर, यानी बालक के संवेग और वृद्धों के संवेगों में अंतर क्या होता है। कुछ न कुछ अंतर होता है, इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे भी जो है डिफाइन किया है और क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए जो है इसे भी समझिए। बालकों और वयस्कों के संवेगों में अंतर देखो कौन कौन से अंतर होते हैं। बालकों में संवेग क्षणिक, बालकों में संवेग क्षणिक या अल्पकालीन होते हैं। क्षणिक या अल्पकालीन होते हैं, जबकि वृद्धों में संवेग दीर्घ, वृद्धों में जो संवेग होते हैं वो दीर्घ व तीव्र होते हैं, दीर्घ व तीव्र होते हैं। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। बालकों में संवेग क्षणिक या अल्पकालीन होते हैं, जबकि वृद्धों में संवेग दीर्घ व तीव्र होते हैं, मतलब तेजी से होते हैं। दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर है बालक विभिन्न संवेगों का प्रदर्शन शीघ्र करता है। बालक विभिन्न संवेगों का प्रदर्शन शीघ्र करता है। शीघ्र करता है, जबकि वयस्क व्यक्ति जो होता है वो परिस्थिति के अनुसार करता है। परिस्थिति के अनुसार देखो, ये छोटा बालक जो होता है ये संवेगों का प्रदर्शन शीघ्र कर देता है। जैसे घर में कोई समस्या है या कोई मेहमान आया है या जो है घर में कोई समस्या है, परेशानी है, लेकिन बालक को अगर जो कोई चीज़ खिलौना मिल गया, कोई हंसने वाली बात हो गई तो वो तुरंत हंसने लगता है। लेकिन वयस्क व्यक्ति जो होता है ये परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार कि कहाँ पे कौन सी बात बोलना चाहिए, कैसा संवेगों का प्रदर्शन करना चाहिए, यह परिस्थिति के अनुसार करता है। छोटा बालक है, घर में अगर जो डेड बॉडी पड़ी है तो वो हंसने लगता है, क्योंकि उसको जो है अभी इतना ज्ञान नहीं होता है। लेकिन क्या वयस्क व्यक्ति हंसता है? नहीं, वो परिस्थिति के अनुसार करता है। जैसा माहौल होता है, जैसी परिस्थिति होती है, जैसा समय होता है, उसी प्रकार से जो है संवेगों का प्रदर्शन करता है। अगला अंतर देखिए, बालक जो होता है ये मूर्त वस्तुओं से संबंध रखता है। यानी बालक के सामने कोई मूर्त वस्तु होगी, प्रत्यक्ष होगी, उसी के विषय में वो संवेग
प्रदर्शित कर सकता है, संवेग के विषय में वो अनुभव कर सकता है, उसी के बारे में वो हंस खेल गा सोच जाग सकता है। लेकिन जो वयस्क व्यक्ति होता है ये मूर्त व अमूर्त दोनों प्रकार से, मूर्त व अमूर्त दोनों प्रकार से जो है इसका प्रदर्शन करता है। इतनी बात समझ में आई होगी। अगला अंतर देखिए कि बालकों में संवेगों की संख्या कम होती है। संवेगों की संख्या कम होती है जबकि वयस्क व्यक्तियों में संवेगों की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। अगला अंतर देखिए, बालकों में संवेगों का प्रकाशन एक ही रूप में होता है। बालकों में संवेगों का प्रकाशन एक ही रूप में होता है। एक ही रूप में होता है जबकि वयस्क व्यक्ति में संवेगों का प्रकाशन भिन्न भिन्न रूप में होता है। भिन्न भिन्न रूपों में होता है। ये जो है बालक और वयस्क के संवेगों में जो महत्वपूर्ण अंतर हैं उनकी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर लिया। जैसे एक बार फिर से जो है बताते हैं, देखो बालकों में संवेग क्षणिक व अल्पकालीन होते हैं जबकि वयस्कों में संवेग दीर्घ व तीव्र होते हैं। बालकों में संवेग विभिन्न संवेगों का प्रदर्शन शीघ्रता से करता है जबकि वयस्क व्यक्ति जो होता है वो परिस्थिति के अनुसार करता है, जैसा माहौल होगा जैसी समय होगा वैसा जो है प्रदर्शन करता है। बालकों में संवेगों का मूर्त वस्तुओं से संबंध होता है, यानी जो प्रत्यक्ष होती है उन्हीं के विषय में वो संवेगों का प्रदर्शन करता है, जबकि वयस्क व्यक्ति मूर्त व अमूर्त यानी जो सामने है उसके विषय में भी वो सोच करके जो है संवेगों का प्रदर्शन करता है, और जो उसके सामने नहीं है उसके विषय में यानी जो अमूर्त है दिखाई नहीं पड़ता है उसके विषय में भी जो है वो प्रदर्शन करता है। बालकों में संवेगों की संख्या कम होती है जबकि वयस्क व्यक्तियों में संवेगों की संख्या अधिक होती है। आगे देखो, बालकों में संवेगों का प्रकाशन एक ही रूप में होता है लेकिन वयस्क व्यक्तियों में संवेगों का प्रकाशन भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में बेहतर आई होगी। इसी के क्रम में हम ये सब लोग पढ़ क्यों रहे हैं? पहला सवाल ये है कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको और आपको पढ़ना है बाल विकास, लेकिन क्यों पढ़ना है ये बताइए। देखो बेटा, इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका जो है शिक्षा में क्या महत्व है। शिक्षा में महत्व, हेडिंग डालिए शिक्षा में महत्व। संवेगों का शिक्षा में महत्व। देखो क्या क्या महत्व होता है। देखो, पहला महत्व होता है कि शिक्षक जो होता है, नोट करते रहिए, शिक्षक जो होता है वो बालकों के संवेगों को जागृत करके पढ़ने में उनकी या पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकता है। दूसरा अंतर है, महत्व है संवेगों को परिष्कृत करके यानी परिवर्तित करके बालकों को समाज के अनुरूप व्यवहार करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसलिए हम जो है इसको शिक्षा में पढ़ते हैं। अगला अंतर है, शिक्षक जो है बालकों में संवेगों को जागृत करके उनमें विकास करने, आत्मविचार करने, आदर्शों, रुचियों का निर्माण कर सकता है। इससे जो है शिक्षा में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए
आपके जो है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट व शिक्षक भर्ती या अन्य टीचिंग एग्जाम जितने होते हैं सभी में इस पाठ को सम्मिलित किया गया है। संवेगों, ये बहुत भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संवेगों की संख्या कितनी है? तो 14। पहला अध्ययन किसने किया? तो विलियम मैकडूगल ने किया। संवेग का अर्थ क्या होता है? तो उत्तेजित करना या हिला देना। संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो लैटिन भाषा के इमोबियर से हुई है। इतनी बात सब लोगों ने पढ़ा। अभी मैंने आपको बताया कि वयस्क और जो है बालकों के संवेगों में कौन कौन से अंतर होते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक जेपी गिलफोर्ड है, इन्होंने संवेगों की संख्या कितनी बताई? तो 3 बताई है। मनोवैज्ञानिक रास ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? तो ये भी 3 बताई है। लेकिन गेट्स महोदय ने संवेगों की संख्या कितनी बताई? तो 5 बताई है। और विलियम मैकडूगल ने संवेगों की संख्या कितनी बताई? तो 14 बताई है। इसी के साथ संवेग का टॉपिक आपका जो है 2 वीडियो में पूर्ण होता है। और नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो संवेग से संबंधित अभी तक जितने क्वेश्चन बने हैं या जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो अगर जो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।